आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस प्रैक्टिस सेशन में स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता दोस्तों प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के दोस्तों अपनी तैयारी में लगेंगे। और ये प्रैक्टिस सेशन दोस्तों आपके अंदर के उस डर को खत्म करूंगे जो आपके अंदर इस तैयारी की शुरुआत में था। तो चलिए दोस्तों, आज करेंगे प्रैक्टिस सेशन नंबर 11 और एक कदम और बढ़ाते हैं दोस्तों अपनी सफलता की सीढ़ी की तरफ दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ दोस्तों। अब देखो, इन प्रैक्टिस सेशन के थ्रू दोस्तों आपके अंदर ना वो आत्मविश्वास आ जाएगा जिससे कि आप इस एग्जाम में आने वाले सभी मैथमेटिक्स के प्रश्नों दोस्तों 100% स्कोर कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, ये कह रहा है कि फाइंड द अननोन वैल्यू x इन द प्रोपोर्शन दिस। देखो हमारे पास क्या था, प्रोपोर्शन दे रखा है। देखो मतलब क्या कि दो रेशो बराबर दे रखे हैं, यानी इसका रेशो इससे बराबर है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है 5x + 1 बटे 3, यानी इसका रेशो इससे बराबर है x + 3 बटे 7, यानी ये दो रेशो क्या बराबर है, तभी तो हमारे पास क्या होता है प्रोपोर्शन। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा भाई x की वैल्यू, क्या पूछ रहा भाई x की वैल्यू। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू की क्या करें, पहले सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई भाई। देखो 7 से करेंगे 7 पंजे 35x, 1 से करेंगे 7 एकम 7, यहां से 3x, 3 क्यों ना 3 से 3 3 9। अब देखो मैंने आपको बताया था जो भी हमको वैल्यू चाहिए x या y, कोई भी वैल्यू चाहिए तो हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो देखो x को इस तरफ लेके आते, देखो 35x - 3x प्लस का तो इस तरफ माइनस का आएगा, अब 9 और यहाँ तो x नहीं है इस वाले में भाई, तो उसको राइट साइड में तो -7 प्लस का था माइनस का चलेगा इस तरफ। 35 में से 3 गया तो भाई 32x बराबर 9 में से 7 गया भाई 2, हमको चाहिए x, तो 32 को इस तरफ करेंगे भाई, मल्टीप्लाई में किसमें आएगा डिवाइड में, 2/32। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 1/16, 1/16। तो x वैल्यू क्या आ गई भाई 1/16। समझे दोस्तों, एक एक स्टेप वाइज कराऊंगा दोस्तों आपको। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल सही दोस्तों। आसान था दोस्तों बिल्कुल। क्या था दोस्तों, दो रेशो बराबर थे, सिंपल किया कि हमने x को सिंप्लीफाई किया। अब यहां से डायरेक्ट भी समझ सकते हो, ये तो बस स्टेप वाइज आपको समझाने के लिए, यहां से तो आप डायरेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। आइए दोस्तों देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे सभी। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x - y का 85% बराबर x + y का 35% के, तो पूछ रहा वाई एक्स का कितना परसेंट है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। ठीक है भाई, तो देखो वाई का x परसेंट, देखिए ये पूछ रहा y/x की जो फ्रैक्शन है वो किस परसेंट को रिप्रेजेंट करे, ये इसका मतलब है। इसका मतलब ये था कि वाई एक्स का कितना परसेंट है, वाई एक्स का कितना परसेंट है। समझे बात को, नहीं समझे, नहीं ये चाहिए हमको y/x। तो देखो यहां से देखो x - y, अब देखो का मतलब गुना भाई 85% बराबर x + y, का मतलब गुना 35%। देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे भाई, तो आप देख पा रहे हो, देखो यहां से परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा क्योंकि बटे में 100 आएगा, वो 100 से 3 कट जाएगा, तो आप जब इसे यहीं से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और देख पा रहे हैं आप जो 85 है और ये 35, ये किससे कट रहा भाई 5 से, तो 5 से काटेंगे 5 × 5 और 5 × 7 = 35, 70 बार कट गया। और यहां से देखो भाई 5 × 7 = 35। ठीक है, यानी हमारे पास क्या आया, देखो यह 17x - 17x - 17y। ठीक है, 17 से गुना कर देंगे अंदर, यहां पे देखो 7x + 7y। ठीक है भाई, तो देखो हमको चाहिए y/x, तो देखो पहले तो लेफ्ट x को और y को अलग अलग सेपरेट करते हैं। तो देखो हम देख पा रहे हैं यहां से कि 17x, x वाले को इस तरफ ले आओ -7x, और ये 7y ये इस तरफ जाएगा भाई 17y। तो यहां से आप देख पा रहे हैं क्या, देखो 17 में से 7 गया तो 10x बराबर 7 और 7 कितने हो गए भाई 24y। ठीक है, तो हमको चाहिए y/x, यानी y/x का कितना परसेंट है। देखो तुम निकालते भाई, तो हमको y ऊपर चाहिए, तो हम क्या करेंगे y यहाँ x बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ क्या था भाई 10 बट्टे में 24 आ गया, यहाँ पर 10/24, 10/24। अब देखो इसको आगे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 10/24 क्या आएगा, देखो यहाँ से, यानी y बराबर x, ये आएगा 10/24 की जो आप सिंप्लीफाई करने आएगा आपके पास 5/2 से काटेंगे ना भाई 5/12, 5/12। 5/12 की आपको परसेंटेज वैल्यू चाहिए, क्या जी परसेंटेज वैल्यू चाहिए आपको, तो परसेंटेज वैल्यू क्या करेंगे भाई इंटू 100%। ठीक है भाई, ये चाहिए आपको। ठीक है, समझे बात को, नहीं समझे। अब इस बात समझे यहां से क्या कि इस 5/12 की जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है तो आपको डायरेक्ट याद हो। देखो मैं एक बता देता हूँ आपको, यदि
मैं कहूँ 5/12 का मतलब है 5 गुना 1/12। ठीक है भाई। और 1/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, अगर आप निकाले भी तो ये आता है हमारे पास 8 सही 1/3, 8 सही 1/3% है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, देखो 5×8 = 40 प्लस 5 एकम 5 और ये 3, यहाँ परसेंटेज वैल्यू बनी। तो यहाँ से आप देख पाएंगे 40, यहाँ से 1 सही, ये कितना आएगा भाई 2/3%। तो यहाँ से देखो भाई 40 और 1 41 और 2 सही 3%, यानी बोले 41 से 2/3% है, 41 सही 2/3। ठीक है। और यहाँ से यदि आप यहाँ से डिवाइड कर 500 को यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें देंगे आप, ये आएगा 500, 12 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से काट 4 से काटेगा 4 तिया और 4 तिया और ये 25 बार भाई, तो ऊपर कितना आ गया हमारे पास भाई 25 पंजे 125। ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए चाह, तो एक जब इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आएगा भाई 41 सही 2/3%। नहीं तो करके देख लेना। ठीक है भाई, 3×4 = 12, 3 एकम 3 और 2 सही 3%। कोई दिक्कत किसी को भाई? तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन चाहिए दोस्तों? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है 41 सही 2/3%। कोई दिक्कत किसी को भाई? आइए अगले क्वेश्चन चलते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास और क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे। दोस्तों देखो, ये कह रहा हमसे कि 62 पुस्तकों का क्रय मूल्य 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो भाई 62 पुस्तकों का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्या होता है भाई सीपी। ठीक है भाई, इन कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य, विक्रय मतलब एसपीएन सेलिंग प्राइस। ठीक है। और ये कह रहा है कि हमारे पास 62 पुस्तकों का क्रय मूल्य, यानी बोले 62 का सीपी बराबर है भाई किसके 50 पुस्तकों के एसपी के बराबर। ये तो क्वेश्चन एक्चुअल में, यही तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। इतना समझे कि नहीं समझे बताओ पहले मेरे को आप। तो आप कहेंगे सर ये तो सिंपल लैंग्वेज थी, हमने समझ ली, इसका मतलब ये आया हमारे पास। तो यहां से आप सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। देखो भाई, तो हम निकालेंगे एसपी बटे सीपी। ठीक है भाई। तो देखो हमारे पास एसपी और सीपी का रेशियो निकाल, देखो हम क्या करेंगे 50 को बट्टे में लेके आएंगे, यहाँ बचेगा 62/50, 62/50। समझे बात को नहीं समझे? अब इसका मतलब समझ लो कि हमारे पास यदि एक पुस्तक का जो सीपी वो 50 है, तो हमारे पास जो एसपी वो 62 है। ठीक है। यहाँ पे यूनिट में बात कर सकते हैं हम। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। और यदि आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते 2 से काट के। ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि जो लाभ प्रतिशत, देखो यदि हमारे पास एसपी 62 है और सीपी कितना 50 है, तो हमारे पास जो लाभ हो रहा है भाई, हमारे पास जो बढ़ के आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, आप देखेंगे यहां से कितना भाई 50 में यानी 12 का क्या हो रहा है हमको प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है भाई प्रॉफिट हो रहा है। इतना तो समझते हैं कि आप यदि हमारे पास सीपी 50 है और एसपी 62 है, तो हमारे पास जो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, जो बढ़ के जो हमको एसपी बेचा हमने वो 12 है। कितना भी 12। अब हम जानते हैं जो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, जो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं वो हमेशा ही प्रॉफिट अपॉन सीपी, यानी प्रॉफिट सीपी पे निकलता है। ठीक है, इंटू 100%। ठीक है भाई, करते हैं कैलकुलेट। देखो प्रॉफिट कितना भी यूनिट पे देख लो, परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं तो हमको एक्चुअल वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं होती, केवल यूनिट पे फ्रैक्शन पे जाके निकाल सकते हैं। तो 12 का प्रॉफिट और किस पे हो रहा भाई सीपी कितना 50, सीपी कितना भाई 50। ठीक है। तो यहां से परसेंटेज पे कैलकुलेट करेंगे भाई, तो देखो 50 से 100 को काटेंगे 2 बार, तो 12 दूनी 24। तो हमको जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 24%। कितना हो रहा है भाई 24 यानी 24% दोस्तों। तो ऑप्शन ए एकदम बिल्कुल चाहिए दोस्तों। समझे बात को नहीं समझे? इसका मतलब समझा हमने। फिर यहां से एसपी और सीपी का रेशियो को, जब एसपी और सीपी का रेशियो आ गया तो हमको यहां से डायरेक्ट ही दिख जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो हम देख पा रहे सीपी 50 है, एसपी 62 है। ठीक है, एसपी क्या 62। तो हम देख पा रहे कि 12 यूनिट का क्या रहा फायदा हो रहा है, कितने पर रहा 50 पर 12/50 कितना आ गया 24%। कोई दिक्कत किसी को? आशा करूंगा ये क्वेश्चन आपके अंदर बहुत समझदारी से आपके अंदर आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। देखो भाई ध्यान से देखना क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है हमसे कि रीता एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकती है और गीता उसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकती है। रीता और गीता उसी कार्य को एक साथ करने में कितना दिन लेंगी दोस्तों? देखो हमारे पास जो रीता है, रीता करती है 14 दिन में। ठीक है, और गीता करती है 21 दिन में, यानी बोल तो रीता आर कितने दिन में 14 दिन में, गीता 21 दिन में। ठीक है। अब देखो ये किसी काम को करती हैं, अब हमको तो नहीं पता क्या काम करते हो, कितना काम करती हैं।
तो जो हम मान लेते हैं इनको काम है, इनका जो काम है वो कुछ वैल्यू हमारे पास, और जो वैल्यू मान लेते हैं वो मान लेते हैं इनका जो एलसीएम, हमेशा इनका एलसीएम मान लेंगे कि जो उन्होंने काम किया। ठीक है, तो देखो 14 और 21 का जो एलसीएम है, 14 और 21 का जो एलसीएम है वो क्या है भाई, एलसीएम तो जानते हैं ना, तो इसका एलसीएम क्या होगा भाई 21, बताया था मैं आपको। और छोटे नंबर में देख लो, देखो यहाँ पे 7 तो है ही और यहाँ भी 7 है, तो 7 तो कट गया, बचा 2 केवल, तो ये आ गया 21 दूनी 42, तो एलसीएम कितना आ गया 42 भाई, कितना आ गया भाई 42। अब समझ लो एक तरीके से क्या, कि हमारे पास जो रीता है वो 14 दिन में 42 काम करती है, 14 दिन में 42 काम करती है, तो आप ही बताओ एक दिन में कितना काम करेगी भाई, 3 काम। इसको इसको इससे डिवाइड कर दो, यानी 14 3 42, बात को समझे, ऐसे 14 दिन में करी तो तीन, एक दिन में 3 काम करी तो 3 करके 14 दिन में खत्म कर देगी। समझे बात को नहीं समझे? अब यहां से देखो एक गीता कितना काम कर, देखो टोटल काम करना 42, तो गीता करती है एक दिन में 2, कितना करती है 2 करती है, कितना करती है 2 करती है। इस बात को समझे नहीं समझे? अब हमसे पूरा पूछ क्या रहा है कि गीता और रीता और गीता उसी कार्य को एक साथ पूरा करने में कितना दिन लेंगे। अगर हम रीता प्लस गीता को एक साथ लगा दें तो वो कितना समय लेंगे, देखो तो देखो हमारे पास टोटल वर्क क्या है भाई 42, देखो ये डे की संख्या कैसे आती है भाई, टोटल वर्क प्लस में एक दिन का काम, एक ऐसे बोल दो वन डे वर्क, वन डे वर्क किस किस का भाई, रीता का प्लस में गीता का। तो देखो टोटल वर्क कितना हमारे पास भाई 42, कितना भाई 42। ये काम एक्चुअली जरूरी नहीं 42 हो, 42 का कोई मल्टीपल भी हो सकता है, परंतु हम छोटे से छोटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो जाती है। देखो तो देखो वन डे वर्क, रीता कितना करती है दिन में 3 और गीता कितना करती है 2, तो टोटल काम कितना होगा भाई 5, 3 और 2 5। तो आप इसको सिंप्लीफाई देखो 42 को 5 से करते 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, तो 2 बचा, 205 से डिवाइड जीरो लगाएंगे तो बन गए 20, तो 5 चौक 20 पॉइंट ला जाएगा भाई, यानी 8.4 डेज में रीता और गीता मिलकर उस काम को कर देंगे दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही दोस्तों 8.4 ऑप्शन ए। समझे बात को नहीं समझे दोस्तों? ऐसे करना क्वेश्चन को, ये तो एकदम स्टेप बाय स्टेप आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, कैसे बताओ, देखो पता चलेगा कि एक दिन में 14 करती है 21 करती है, तो एलसीएम आ गया 42, 42 से देखो उससे डिवाइड करेंगे भाई 3, एक दिन में काम आ गया गीता का 3 और इसका आ गया भाई 2, टोटल काम 42, 42 से बटे 3 और 2 5, सिंपल यहां पे आना डायरेक्ट। कर पाओगे दोस्तों? उम्मीद करूंगा कि ये समझ में आ गया होगा आपके, और इस टाइप के जो क्वेश्चन आप कर पाएंगे दोस्तों। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पाइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम ध्यान से देखेंगे सभी। ये क्या कह रहा है हमसे कि एक महिला 75 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और तुरंत उसी कार से 100 किलोमीटर पर घंटे की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है, कार की औसत चाल क्या है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे एक्चुअल में, ये कह रहा है कि हमारे पास कौन है भाई, एक महिला है, यहां से यहां तक जाती है, मान चलो ए से बी जाती है ना, ए से बी जाती है, कितनी की स्पीड से जाती है भाई 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैं कह रहा हूं भाई ये जो स्पीड है वो एक्स है, क्या भाई एक्स है, ठीक है, जाने में स्पीड जो एक्स है वो 75 किलोमीटर पर घंटे। और ये क्या कह रहा आगे कि तुरंत उसी कार से 100 किलोमीटर, उसी कार से यहां से वापस आ जाती है, कितनी 100 किलोमीटर पर घंटे की चाल से प्रारंभ बिंदु, यहां से गई वहां गई, फिर यहां से 100 किलोमीटर, इसको मैं बोला मैं वाई, ये कितनी स्पीड से आ रही भाई 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। समझे कि नहीं समझे? और हमसे पूछ क्या रहा भाई कि औसत चाल बताइए। अब देखो औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड कैसे निकालना है, जब हमारे पास डिस्टेंस सेम हो, यानी एक ही डिस्टेंस को वो एक्स से जा रही है वाई से आ रही है, ठीक है, तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड का जो सूत्र होता है इन औसत चाल का, वो क्या होता है औसत चाल, वो आप डायरेक्ट याद रखेंगे क्या होता है भाई 2xy बटे x प्लस वाई। ध्यान रखना डिस्टेंस सेम होना चाहिए। देखो आप उसने कहा है कि निश्चित दूरी को, निश्चित मतलब फिक्स है दूरी, कि यहां से यहां तक जो दूरी है वो निश्चित है, और देखो दूरी का आपको कोई जरूरत ही नहीं है, दूरी की जरूरत नहीं है एवरेज स्पीड निकालने के लिए, यदि हमारे पास फिक्स है वो, ठीक है। तो देखो हमसे क्या कह रहा है 75, देखो एक्स की जगह 75 भाई, एक्स की जगह 75 बोलो 2 इंटू 75 इंटू वाई, वाई कितना भाई 100,
और नीचे देखो भाई 75 प्लस 100 एक्स प्लस वाई। तो यहां से आप देख पा रहे हो ऊपर क्या है भाई, ये 150 आ गया भाई, 75 दूनी 150 और गुना 100, और नीचे क्या हमारे पास भाई 175 हो जाएगा भाई, है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हो, देखो 25 से काटेंगे, 25 सत्ते 175, ठीक है, और 25 छिक्के 150। तो आपके पास क्या है भाई 100 गुना 6 यानी 600/7। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि हमारे पास इस फॉर्म में तो इक्वेशन है, आंसर है नहीं, ये मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जानते नहीं आप। देखो मैं समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। आप ऐसे इसको डिवाइड करेंगे 600 को 7 से, तो देखो 7 से करेंगे, देखो 7 हुआ 2 56, 7 हुआ 2 56, कितना बचा अभी 4, और ये उतारेंगे 0, ठीक है। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 बटे, अभी देख 40 में से 35 क्या दो भाई 5। अब इसका मतलब समझो, देखो क्या, यदि हम किसी भी नंबर को ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर बी है और क्वोशिएंट आ रहा क्यू और रिमाइंडर आ रहा आर, तो हम क्या करते हैं, जो ए बटे बी बनता है, ए बटे बी, इसका मतलब तो ये होता है, उसको बोलते हैं रिमाइंडर ऊपर, क्वोशिएंट यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दोबारा से, क्वोशिएंट रिमाइंडर और डिवाइजर, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमारे पास क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो, ये कितना बनेगा हमारे पास, रिमाइंडर ऊपर भाई 5, यहाँ पे क्वोशिएंट कितना भाई 85, और नीचे डिवाइजर किससे डिवाइड किया 7 से, समझे कि नहीं समझे, यानी 85 सही 5/7, 85 सही 5/7 किलोमीटर पर आवर, ये रहा भाई ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत किसी को, समझ आया कि नहीं आया दोस्तों। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, 85 सही 5/7 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड निकाल पाओगे दोस्तों, कर पाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दो ऐसे ही, तो चलो एक क्वेश्चन मेरे को आप बताएंगे कि हमारे पास जो एक महिला ये वही है कि हमारे पास एक्स स्पीड, कितनी स्पीड जा रही है भाई, मान चलो वो जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और आ रही है अब की बार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, तो उसकी एवरेज स्पीड आप बताएंगे, ठीक है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। अगर आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया तो आपके एग्जाम में जब एवरेज स्पीड से क्वेश्चन आएगा ना, तो आप कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपके अंदर क्या ये फॉर्मूला सेट हो चुका होगा यदि आप इसका जवाब कमेंट में देते हैं दोस्तों। तो कमेंट में जवाब देना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है भाई। और देखो क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है हमसे, देखो भाई ये कह रहा है कि पहली 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। पहली प्राकृतिक संख्या बताए कोई मेरे को, प्राकृतिक संख्या देखो, प्राकृतिक मतलब प्रकृति से मिली है जो, यानी हमारे पास जो आपने स्टार्टिंग में बोला था 1 2 3 4 5, यानी जो आपकी माँ ने आपको सिखाया था। आपको याद है जब आप छोटे से थे तब आपकी मम्मी आपसे बोलती थी कि बेटा बोलो 1 2 3 4 5, बोलती थी कि नहीं बोलती, यानी आपकी मम्मी ने आपको हो प्राकृतिक संख्या पहले ही बता दी थी, बस मैं तो आपको क्या बता रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। तो समझे कि नहीं समझे, प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारे पास 1 2 3 4 5, इस तरह से जो हमारे पास एक से स्टार्ट होती है वो क्या होती है प्राकृतिक संख्या। दोस्तों बात को समझे कि नहीं समझे। अब देखो ये कह रहा है कि पहले 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, पहली 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, देखो लास्ट वाली 16 होगी भाई क्योंकि 16 ही तो कह रहा है और एक से स्टार्ट होनी है, अब ये होगी 16 भाई। ध्यान रखेंगे सभी। देखो मैं एक चीज बता रहा हूं क्या, कि यदि हमारे पास एक सीक्वेंस बन रहा, सीक्वेंस मतलब कि उसमें डेफिनेट एक ऑर्डर है, कि उसमें हमेशा जैसे कि एक एपी नहीं होती है कि कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, तो यहां देख पा रहे हर एक टर्म अगली वाली पिछले वाली से एक ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या एक पैटर्न है। तो जब भी हमारे पास किसी भी पैटर्न बनेगा, जैसे मान चलो 2 4 6 8 इस तरह से, या 3 3 का डिफरेंस है, 5 5 के 6 6 का, माइनस में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे एवरेज पूछे, क्या पूछे एवरेज पूछे, तो हम क्या करते हैं हमेशा ही कि जो हमारे पास एवरेज होगा जब पैटर्न हो, दोस्तों क्या होगा पैटर्न होगा, वो हमेशा फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म बटे 2, याद रखेंगे भाई, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म कितनी भाई 1, लास्ट में क्या भाई 16, क्या भाई 16 बटे 2, ठीक है। तो 16 और 1 17 बटे 2, तो 17 बटे 2 कितना है भाई 8.5, 8.5 याद रख पाओगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये याद रहेगा और प्राकृतिक संख्या भी आपके समझ में आ गई। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमारे पास एक डेफिनेट ऑर्डर हो, डेफिनेट क्या हो ऑर्डर।
डिफरेंस क्या हो, कॉमन डिफरेंस हो कोई भी, ठीक, एपी में हो तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, और इसका ऑप्शन क्या होगा भाई, 8.5 नहीं सी होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, क्या कह रहा है हमसे, देखो ये कह रहा है कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 40 और 50 के बीच, यानी 40 से लेके 50 तक कितनी होती है, 40 से लेके 50 तक की पूछे ने, बीच में पूछे ना, तो 40 की तो बात ही नहीं कह रहा ये, यानी बोलो 41, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ठीक है भाई। यही तो हमारे पास क्या होंगी भाई, 40 से 50 के बीच में क्या होंगी संख्या होंगी। अब ये कह रहा है कि इनमें कितनी संख्या अभाज्य है, अभाज्य मतलब भाग ना हो, जो किसी और से अपने आप तो हो और एक से हो, ये तो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन है, कि जो संख्या एक और अपने आप से भाग होती है वो अभाज्य है। यानी कि एक हमको ऐसे नंबर देख रहे जो किसी की टेबल में नहीं आते ना किसी से डिवाइड होते। तो देखो हम देख पा रहे जो 41 है, 41 क्या किसी की टेबल में आपने देखा, किसी की टेबल 41 आया हो, तो आप कहेंगे नहीं देखा सर। तो एक क्या हमारे पास जो 41 है वो क्या एक प्राइम नंबर, 41 वो क्या एक प्राइम नंबर, ठीक है, समझे बात को नहीं समझे। अब जो 42, अब 42 तो डिवाइड हो जाता है, क्यों, देखो 42 देखो आप पहले ही समझ लो कि हमारे पास लास्ट में 2 आ रहा है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि 2 का रूल ये कि लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा, तो मैं उसको डिवाइड करूंगा, 2 ही तो कहता है, तो यहाँ तो 2 से होगा, यानी कि बोलते प्राइम नंबर नहीं है, बात को समझे। अब 43, क्या 43 आपने किसी की टेबल में देखा या किसी से डिवाइड होता, आप कहेंगे सर नहीं देखा, तो ये भी क्या एक प्राइम नंबर है भाई 43, बात को समझे। अब अगले नंबर पर 44, भाई 11 चौक 44, और आप पीछे भी देख पा रहे हो 4 है, तो 2 से भी होगा 4 से भी होगा, है कि नहीं, तो ये भी नंबर क्या नहीं है, प्राइम नहीं है भाई। अब बात करते हैं 45, अब 45 किससे डिवाइड हो जाता है भाई, 9 से हो जाता है, 3 से हो जाता है, 5 से हो जाता है, तो सिंपल सी बात है ये भी प्राइम नहीं है। अब बात करते हैं 46, 46 के पीछे क्या रहा 6 आ रहा, तो इसका मतलब क्या 2 से डिवाइड होगा, अगर 2 से डिवाइड होगा तो ये प्राइम नहीं है, केवल अपने आप से और एक से, ठीक है। अब अगले कुछ 47, अब 47 प्राइम है क्या, बताइए भाई, 47 किसी की टेबल में देखा आपने, तो आप कहेंगे सर नहीं देखा, तो ये भी क्या एक प्राइम नंबर है, कैसा नंबर है एक प्राइम नंबर। अब 48, 6 48 करते कि नहीं करते, 16 3 48, यानी बोलो तो 48 बहुत नंबरों से डिवाइड हो जाता है, इसलिए क्या है प्राइम नंबर नहीं है। अब बात करें 49, 49 तो 7 से हो जाता है, 7 7 49, इसका मतलब 7 और यानी 49 है वो भी प्राइम नहीं है, यानी जो मैंने अब रेड कलर के जो सर्कल लगाए वो क्या प्राइम नंबर, क्या दोस्तों प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। तो अब ये कह रहा है कि कितनी संख्या है, कितनी संख्या बताओ भाई, कितनी संख्या है भाई, गिनती तो आती है आपको, तो देख के बता सकते हो कितने रुपए गोला है, टीचर बोलते थे ना गोले काउंट करो, गोले बनाओ बचपन में, तो कितने गोले चला आप बताओ भैया, आप कहेंगे सर 1 2 और 3, यानी 3 गोले, यानी बोलो तो 40 से 50 के बीच में जो अभाज्य संख्या होंगी वो होंगी 3, कौन कौन सी, 41 43 और 47। उम्मीद करूंगा कि आपके ये समझ में भी आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, और इसका उत्तर भी समझ में आएगा ये कैसे आया, कोई दिक्कत किसी को। आइए अगले क्वेश्चन पाओ और समझते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो तरीका वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि 2/5 4/15 और 6/25 का एलसीएम ज्ञात करें, क्या निकाल एलसीएम निकालना इनका भाई। ये क्या चलो हमारे पास फ्रैक्शन है, क्या दोस्तों फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का एलसीएम, आपको सिंपल नंबर का एलसीएम एचसीएफ तो निकालना ही गया भाई। अब इसका सीख लो, देखो 2/5 और 14/15 और 6/25, 6/25 पर इसका एलसीएम एचसीएफ तो नहीं थे आपको, अगर आता तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आता तो सीख लोगे दोस्तों। देखो इसका क्या निकालना भाई, एलसीएम निकालना, क्या निकालना एलसीएम। तो देखो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, हमारे पास जब भी कोई फ्रैक्शन होते हैं हम करते हैं एलसीएम किसका भाई, एलसीएम अंश का, बोलता हूं मैं लिख देता हूं एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, ठीक है भाई, यानी न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे, बटे में लेंगे एचसीएफ, क्या लेंगे भाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है भाई, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब अंश, मैं लिख देता हूं भाई अंश, अंश का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, और हर का ये नीचे वाला क्या भाई हर, ठीक है, इसका क्या लेंगे एचसीएफ। तो देखो यहां से आप देख भी पा रहे हो, देखो
एलसीएम लेना किस किस का भाई, न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर कौन सा होता है भाई, ऊपर वाले अंक, ऊपर वाले जो नंबर एक्चुअल में। तो क्या क्या भाई, 2 है, 4 और 6, 4 है और 6 है, और नीचे एचसीएफ डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर क्या क्या भाई, 5 है, 15 और 25 है, 5 5 15 25। ठीक है भाई। देखो अब 2 4 6 का एलसीएम निकालना तो आपको आता ही है भाई, मैंने आपको बताया भी कि बड़े वाला नंबर लिख लो पहले। अब ये देख लो कि उसमें जो छोटे नंबर है वो आते कि नहीं आते। आप पाएंगे देखो 4 है, 4 में क्या 2 गुना 2, और 6 में 2 गुना 3 है, तो 2 तो वहां पे पहले ही है, पर 1 2 नहीं है, तो 1 2 गुना कर देते लो, ये भी होगा, और 2 तो इसमें है ही है, यानी कि एलसीएम क्या आ गया भाई 12, 6 दूनी 12। ठीक है। अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देखो यहां से देखेंगे क्या कि देखो हमारे पास जो 5 का फैक्टर 5, और 15 का 3 5 3 5, और 25 का 5 गुना 5 5 गुना 5। तो आप पाएंगे कि हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 5 है। क्या हो दोस्तों, 5 है। तो हमारे पास जो एलसीएम हो, एचसीएफ हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा भाई 5, क्या हो जाएगा 5। तो हमारे पास क्या बना ऊपर, 6 दूनी 12 बटे 5, 12/5, यानी इसका यानी फ्रैक्शंस का जो एलसीएम आया हुआ है 12/5, 12/5, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दोस्तों। क्या है वो, ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल सही है, 12/5। फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना सीखे दोस्तों। उम्मीद करूंगी ये आपके समझ में आ गया। देखो अब एक बार मैं इसका एचसीएफ निकालना सिखा देता हूँ। यदि हमारे पास फ्रैक्शन हो एचसीएफ, एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, हमारे मान इसी का एचसीएफ बता रहा हूं मैं आपको, 2/5 और 4/15 और 6/25 का आपको एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, एचसीएफ। तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये ऊपर आए, यहाँ एलसीएम पूछ रहा तो ऊपर आएगा एलसीएम, पहले क्या आएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। तो ऐसे यहाँ पे क्या आएगा भाई, एचसीएफ। एचसीएफ पूछा तो ऊपर आएगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है भाई, ऐसे नीचे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। बात को समझे भाई, एचसीएफ न्यूमरेटर का, और नीचे आएगा एलसीएम। ठीक है भाई। तो यहां से देख पाएंगे आप, देखो ऐसे प्लेन है न्यूमरेटर का, तो एचसीएफ इस किसका भाई, 2 4 6 का, 2 4 6 का। ठीक है। और एचसीएफ और एलसीएम लेना किस किसका भाई, 5 15 और 25 का, 5 15 और 25 का। देखो एचसीएफ, एचसीएफ तो समझ गए होंगे, 2 2 का फैक्टर 2 ही होगा, 4 का होगा 2 गुना 2, और 6 का 2 गुना 3। तो क्या कॉमन फैक्टर भाई 2 ही है, छोटे से छोटा। ठीक है, तो ऊपर आ गया 2। ठीक है। अब देखो एलसीएम 5 15 25 का, यानी एक इनमें ऐसा नंबर देखना हमको जो सभी से डिवाइड हो। तो एलसीएम निकालना, देखो कितना आएगा भाई 25, 25 लिखेंगे बड़ा नंबर, और उसमें छोटे नंबर देखते जाएंगे कि है कि नहीं। देखो देखो 3 5, तो 5 तो है बस, 3 नहीं है भाई, और ये 5 तो सीमा आ गया 25 में, तो 25 थी 75, 25 थी 75। तो 75 क्या दोस्तों, इनका एलसीएम। यानी कि बोलो तो यदि हमसे पूछे इसी फ्रैक्शन का एचसीएफ, क्या पूछे एचसीएफ, तो हमारे पास एचसीएफ होगा 2/75, 2/75। आशा करूंगा जो एलसीएम और एचसीएफ का जो फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में आ गया होगा, और आप ये भी सीख गए होंगे कि हमको कैसे निकालना। कोई दिक्कत किसी को, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं समझते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि यदि एक बेलन के आधार का व्यास और ऊंचाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। देखो पहले तो ये समझो हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है भाई, ये क्वेश्चन जो कह रहा उसी के हिसाब से तो करेंगे भाई। क्वेश्चन कुछ और करो, हम कुछ और कर दे तो कोई बात थोड़ी है, वो तो नंबर कटेंगे फिर तो हमारे, है कि नहीं। तो देखो भाई क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, ये कह रहा है कि हमारे पास एक सिलेंडर है। क्या दोस्तों, एक सिलेंडर है भाई, मैं सिलेंडर बनाता हूं, ठीक है। देखो आपके लिए सुंदर सा एक सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है भाई। देखो ध्यान से, ये इसमें लगा दे नीचे सिलेंडर का पैंदा भाई, ठीक है। ये बन गया भाई क्या, ठीक है। ये मैंने बना दिया भाई सिलेंडर मेरे से, तो ऐसे बना, ठीक है भाई। तो देखो क्या क्या कह रहा हूं हमसे इसको, इसके बारे में ये कह रहे जो आधार का जो व्यास है, देखो ये हमारे पास एक नीचे सर्कल बन रहा होगा, और इसका जो व्यास है वो कह रहा हमसे 16,
पहले व्यास दे रखा तो पहले 16 भाई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना 16 है, 16 सेंटीमीटर है। तो देखो हमारे पास जो रेडियस होगी आर, तो उसका आधा होगी भाई, तो 16/2 यानी बोल दो 8, 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है हमसे कि इसकी जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर, क्रम से कह रहे हैं, पहले वाला व्यास है, दूसरे वाला क्या ऊंचाई है। तो ऊंचाई जो इसकी यहां से लेके यहां तक, मैं यहां लिख देता हूं कितनी है भाई, एच बराबर है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कह रहा हमसे क्वेश्चन। ठीक है, और हमसे क्या कह रहा आगे, ये कह रहा तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो ये क्या होता है भाई हमारे पास बेलन का, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये समझो भाई, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये क्या होता है भाई, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो अब समझिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या, एक होता है कर्व सरफेस एरिया, होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जो कर्व ऐसा होता है उसका, जैसे मान चलिए पेन है भाई, ये पूरा जो आप देख पा रहे हो ये वाला अगर है तो ये क्या कर्व सरफेस एरिया। यदि नीचे ढक्कन लगा दे ऊपर ढक्कन लगा जाए, जैसे आपके घर ताश नहीं रखे, क्या रखे, ताश रखे, यदि वो नीचे से भी खुला और ऊपर से भी खुला तो वो क्या कर्व सरफेस एरिया, क्या कर्व सरफेस एरिया। यदि नीचे भी ढक्कन लगा दिया और ऊपर भी ढक्कन लगा दिया तो क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया। क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया। और हमसे टोटल सरफेस एरिया यानी बोला कुल पृष्ठ क्षेत्र पूछ रहा है हमसे, क्या पूछा, कुल पृष्ठ। अब उसका एरिया क्या हो, देखो जो हमारे पास जो स्फेरिकल जो पार्ट बनेगा सर्कुलर वाला, उसका जो एरिया होता है वो होता है 2πr/h, 2πr/h प्लस। ठीक है भाई, अब हमसे पूछा टोटल। अब टोटल तो भाई एक नीचे ढक्कन लगाना और एक ऊपर से लगाना। अब नीचे भी सर्कल एक ऊपर भी सर्कल है कि नहीं, तो देखो नीचे वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, πr², ऊपर भी सर्कल है तो उसका एरिया क्या होगा, πr²। तो नीचे एक πr² लगा, एक ऊपर से लगा, तो 2πr² और ऐड हो जाएगा, 2πr² और ऐड हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, कैसे भाई, 2πr कॉमन ले लो और यहां पर r+h। समझे बात को, मैं आपको डायरेक्ट ये भी करा सकता था, मैं आपको, परंतु जो मैंने एक्सप्लेनेशन जो आपको दिए, अब ये आपके माइंड में उस चीज को याद करने के लिए केवल। ठीक है, तो आप जब पानी का गिलास भी पिए ना, तो भी आपको ये क्वेश्चन याद आना चाहिए कि हमारे पास जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है जो वो ये होगा, फॉर्मूला क्या होगा, 2πr+h। याद रखेंगे तो चलिए देखो अब इसको निकालते हैं। देखो पहले तो इसको जब आप इतना समझ गए तो आप ये तो समझ गए होंगे कि हमारे पास गुना में पाई आएगा, क्या आएगा, पाई। और पाई की वैल्यू क्या रखनी होती है भाई हमको, 22/7, 22/7। अब 22/7 रखें, इसका मतलब क्या भाई, ऊपर गुना में 11 कुछ आएगा, 11 कुछ आएगा, यानी हमारे पास जो भी एरिया होगा वो 11 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, 11 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। अब देखो 11 का मल्टीपल चेक करते ऑप्शन से, तो देखो, और मैंने आपको 11 का डिविजिबिलिटी का रूल बताया दोस्तों, क्या करते हैं उसमें अल्टरनेट डिजिट का क्या करते हैं, सम निकालते हैं। ठीक, और उनको डिफरेंस के देखो, तो देखो यहां से देखो पहले 1 और 0, 1 और 0 कितना हुआ, 1 हुआ, और 4 और 8 12। इसका निकालना भाई डिफरेंस, क्या निकालना भाई, डिफरेंस क्या भाई, 11 आया, यानी 12 में से 1 घटाओ, कितना भाई 11, क्या है दोस्तों 11। तो ये 11 एक्चुअल में क्या है, 11 का मल्टीपल है, यानी बोलो तो ये वाला नंबर 11 से कटेगा, तो ये जो एरिया है ये भी 11 से कटेगा, 11 से कटेगा। यदि ये 11 से कट रहा है इसका मतलब कि इसमें 11 गुना कुछ है, 11 गुना कुछ है। अब 11 गुना कुछ है तभी तो हमारे पास ये बन रहा है। अब और में भी चेक कर लेते हैं, कई बार क्या होगा कि आपको बहुत कई ऑप्शन दे देगा जिसमें 11 का मल्टीपल हो, पर हम ऑप्शन भी देख पा रहे, देखो 1 और 2 3, 4 और 8 12। अब इसका आप जब डिफरेंस निकालेंगे, इन 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, ये आएगा 9। पर 9 तो 11 से नहीं होता ना, तो इसलिए ये ऑप्शन भी कट गया, है कि नहीं। अब देखो इस पे आओ, 1 और ये कितना भाई, 1 और 8 9, और 4 8 12। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास आएगा 3, कितना आएगा 3, तो 3 थोड़ी होता 11 से, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट गया, यानी 11 का मल्टीपल नहीं है। और यहां पे आओ, देखो 1 और 5 6, 4 और 4 8, तो यहां पे आप डिफरेंस देख पा रहे कितना है भाई 2। क्या 2 11 का मल्टीपल है, आप कहेंगे नहीं, तो ये भी कट गया। समझे कि नहीं समझे, तो हमारे पास 11 के मल्टीपल से हमने इसको उत्तर बता दिया, 1408, 1408। को दिक्कत किसी को, कई बार क्या होगा कि आपको 11 के मल्टीपल क्या दे देगा, तब वहां पे ये ट्रिक फेल हो जाएगी दोस्तों, फिर आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। अब देखो यहां से तुम्हें डाट, अब चेक कर लेते कि यही आता कि नहीं आता। देखो आप देखो 2 पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह क्या रखना भाई 8, और क्या कह रहा आर प्लस है 8 + h, h कितना भाई
20, कितना भाई 20। तो देखो यहां से देखेंगे आप 2 गुना 22 गुना 8 और 8 और 20 28 बटे में क्या भाई 7। तो आप देख पा रहे 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28। देखो ध्यान से देखो 22 दूनी 44, क्या 22 दूनी 44। यहां से देखो एक बार 4 अट्ठे 32, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 गुना में 22। यही तो करना भैया आपको। देखो करते हैं 22 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 22 छक्के कितना होता है भाई 176। देख लें एक बार 22 छक्के 22 छक्के 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 13 भाई 22 छक्के 132, 22 छक्के 132। तो 132 में कितना जोड़ना भाई 8, कितना जोड़ना 8, 132 में 8 कितना आएगा भाई 140, 140 यानी 1408, 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों समझे बात को नहीं समझे। देखो हमारे पास वही है ना 1408, 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। को दिक्कत किसी को? तो ऑप्शन कौन सा मैंने बता दिया पहले, ए है दोस्तों। तो समझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझे कि नहीं समझे। अब मैं इसका फॉर्मूला बता दूं, कर्व सरफेस एरिया, कि बोल दो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय, ये जो आप मेरे को बताओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है हमारे पास केवल ये वाला 2πRh, 2πRh। ठीक है, समझे बात को नहीं समझे। और एक और समझ लो आयतन, ये बोले तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है भाई πr²h, πr²h। ठीक है दोस्तों, आप ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और सिलेंडर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये आपको समझ में आएगा दोस्तों। जो मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दी वो भी समझ में आई होगी, और जो शॉर्ट अप्रोच मैंने आपको ऑप्शन के थ्रू बताया दोस्तों वो भी आपके माइंड में क्लियर होगा दोस्तों। तो चलिए अब चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारे पास इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न। दोस्तों ध्यान से देखें क्या क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है हमसे कि एक धनराशि कितनी प्रतिशत वार्षिक दर पर 12 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, 12 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि हमारे पास देखो जो प्रिंसिपल है भाई, प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल होता है मान, वो तो हमेशा अपने आप का क्या होता है 100% होता है, क्या होता है 100% होता है। ये कह रहा कि कितने प्रतिशत दर रखे कि वो हमारा जो प्रिंसिपल है वो 12 वर्ष में दुगना हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों? दुगना। अब हमारे पास जो प्रिंसिपल वो 100% है, क्या दोस्तों 100% है, ठीक है। और 100% है तो हमको 100% और कमाना होगा ब्याज। कितना कमाना पड़ेगा? 100%, पर तभी तो दोगुना होगा भाई। 100 है उसको 200 करना ना। तो हमारे पास देखो 12 वर्ष में, 12 वर्ष में कमाया ब्याज, कमाया ब्याज दर, कमाया ब्याज, यानी कि हम 12 वर्ष में कितना ब्याज कमाएंगे दोस्तों भाई 100% ही तो कमाएंगे। कितना कमाएंगे? 100%, तभी तो डबल होगा। अब एक चीज हमने समझी है, दर का क्या मतलब है? दर का मतलब होता है कि एक साल में जो ब्याज कमाया, एक साल में जो ब्याज कमाया भाई 12 साल में 100% कमाया ब्याज, ठीक है, तभी तो दुगुना करेंगे। तो एक वर्ष में जो कमाया ब्याज है, में कमाया ब्याज है, वही तो क्या होती है? दर। क्या होती है दोस्तों? ब्याज दर होती है। तो देखो 12 में इतना, तो एक वर्ष में भाई 100/12, 100/12 इसको आप कैलकुलेट कर दो बस। तो 100/12 को जो कैलकुलेट करने जाएंगे, देखो 4 से काटेंगे 25 और नीचे भाई 3, देखो काटेंगे 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, एक बचा और बट्टे में 3, यानी 8 से ही 1/3%, यानी हमारे पास जो वार्षिक ब्याज दर होगी सिंपल इंटरेस्ट की, वो क्या होगी भाई दोस्तों 8 से 1/3। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी एकदम इसका बिल्कुल ही सही आंसर दोस्तों। समझे बात को? क्लियर? समझे? आसान दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यही रखते हैं, ठीक है। एक यहां परसेंट लगता है, आज के लिए यही रखते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, प्रैक्टिस सेशन नंबर 12 दोस्तों, और नए अच्छे और क्वेश्चनों के तरीके साथ दोस्तों। चलिए आज के लिए यही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।